जितने भी उपकरण जिससे स्क्रीन निकलती है, तो 20-20-20 का रूल फॉलो करना है। WHO संगठन की 7 साल की उम्र से कम बच्चों को स्क्रीन का एक्सपोजर 0 होना चाहिए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जिसका जन्म वेस्टर्न म्यूजिक से पहले से ही स्थापित था। यमन कल्याण सुनने से काफ़ी हद तक हमारे दर्द में राहत मिलती है। और सबसे कॉमन बीमारी जो चिकित्सा पेशे में है वो है ब्लड प्रेशर। वेलकम टू देवजानीज म्यूजिकल पॉडकास्ट। और इस बार हमारे बीच है सीनियर आई सर्जन फ्रॉम सीजी हॉस्पिटल एंड मेंबर ऑफ IMA, प्रेसिडेंट ऑफ CSOS अकॉर्ड। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जी। सर, आप बताइए हमें कि आपको ऐसा मतलब MBBS के बाद आई स्पेशलिस्ट या आई सर्जन बनने का क्यों, और भी तो और भी देवजानी जी के इस शो में मैं बहुत प्रसन्न हूँ आकर। इंटर्नशिप के दौरान मेरे पिता चूँकि डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव भी सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट थे, तो दुर्ग में नेत्र शिविरों में मेरा जाना होता था। रायपुर में पढ़ते पढ़ते मैं दुर्ग, राजनांदगांव, देवकर, साजा ऐसे विलेजेस में हमारे सीनियर आई सर्जन छत्तीसगढ़ के प्रमुख डॉक्टर RA सिद्दीकी साहब के साथ मैं 8 से 10 आई कैंप गया। तो इंटर्नशिप के दौरान ही मुझे उनसे प्रेरणा प्राप्त हुई कि मुझे अपना कैरियर आई डिपार्टमेंट या ऑफ्थेल्मोलॉजी में ही चुनना है, क्योंकि मैं अपने पैशन को अपने प्रोफेशन के साथ अच्छे से एंजॉय कर सकता हूँ और लोगों को राहत दे सकता हूँ, और अपनी सेहत को भी ठीक रखने के लिए गीत संगीत, क्योंकि ऑफ्थेल्मोलॉजी ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है, नेत्र रोग विभाग, जिसमें सबसे कम मेडिकल इमरजेंसीज आती हैं। मतलब रात में 2 बजे उठना, हॉस्पिटल जाना, ऑपरेशन टेबल तैयार करना, ये सब की नौबत साल में 1 बार या 2 दफ़े ही आती है। तो ये मेरा वजह था कि मैं आई डिपार्टमेंट ही चूज़ करना चाहता था। मेरे फादर डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव इसके प्रेरणा स्रोत रहे, और सीनियर आई सर्जन दुर्ग के, वो भी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। आपको ढेर सारे अवार्ड्स भी मिले हैं फॉर ब्लाइंडनेस। हाँ, मैंने अपने कैरियर गरियाबंद जिला रायपुर जब था मध्य प्रदेश का, तब से मैंने एज ए मेडिकल ऑफिसर और आई सर्जन अपना कैरियर 27 साल मैंने स्टेट गवर्नमेंट जॉब MP और छत्तीसगढ़ दोनों कवर करते हुए मैं स्टेट गवर्नमेंट जॉब में था। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो लोगों के बीच मिलना जुलना, उनके आंखों की ज्योति प्रदान करना। सन 2007-8 और 8-9 में गवर्नर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बेस्ट परफॉर्मिंग 1000 मोर देन 1000 सर्जरी का मुझे स्टेट अवार्ड मिल चुका है। कांग्रेचुलेशंस। बिकॉज मैंने जब आपके बारे में रिसर्च किया तो मैंने ये फोटोग्राफ्स जो आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने पाया फॉर ब्लाइंडनेस ऑपरेशन। तो मुझे लगा कि क्या क्या अवार्ड्स आपको मिले इतने सारे। तो ऐसी स्थिति देखिए हम सब में, मतलब अभी तो मोबाइल की वजह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा, और हम भी 40s तक जब पहुँचते तो आईज तक, आप क्या बोलेंगे कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? हाँ, नेत्र स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है हम सब अपने आसपास के परिवेश पे झांकें। इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, ये हमको नहीं भूलना है कि हम गर्म देश के निवासी हैं, जहाँ पर हमेशा साल के 7 से 8 महीने हमको गर्मी किसी न किसी रूप में मिलती है। और आँखों में स्क्रीन एक्सपोजर के कारण या सेल फोन एडिक्शन के कारण या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के कारण टीनेजर्स, कॉलेज गोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को बहुत ही ज़्यादा अभी ड्राई आई डिसीज़ एक नई एंटिटी हमारे फील्ड में आई है। और हम लगातार स्कूल, कॉलेज, इवन टीचर्स को, कॉलेज और स्कूल के टीचर्स का रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट IMA के द्वारा, ताकि बच्चों को जल्दी से जल्दी आई चेकअप के प्रति, अपने आई हाइजीन के प्रति उनको अवेयर किया जा सके। WHO रिकमेंडेशन ये है कि जो भी गैजेट आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी उपकरण, जो आजकल AI का दौर है, तो जितने भी उपकरण जिससे स्क्रीन निकलती है, तो 20-20-20 का रूल फॉलो करना है। WHO रिकमेंडेशन है। ये हमारे शहर की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन के सामने हैं, अपना समय बिता रहे हैं, ग्राउंड्स में कम समय बिता रहे हैं, खेलकूद के मैदान में। तो 20-20-20 का फॉर्मूला आँखों की सेफ्टी के लिए है। हर 20 मिनट के स्क्रीन एक्सपोजर के बाद 20 सेकंड का गैप देते हुए 20 फीट दूर किसी दूर के गार्डन को देखना, हरियाली को देखना, या दूर के सुंदर दृश्य को देखना बेहद ज़रूरी है, ताकि आँख में डिस्टेंस और नियर का बैलेंस बना रहे, क्योंकि आँखें एक ही वक्त में दूर का भी देखती हैं और नज़दीक का भी देखती हैं। और केवल हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में अपनी आँखों को नज़दीक के लिए केंद्रित कर देंगे तो हमारी दूरदृष्टि का बैलेंस काफ़ी हद तक प्रभावित होगा, और आँख में ड्राई आई और एक्सेसिव ब्लिंकिंग, रेडनेस, हेडेक, ये सब शिकायतें शुरू हो जाएंगी। तो अच्छा, और ये जो बच्चों का मोबाइल का एडिक्शन है देखने का, जैसे मेरी बेटी को भी है, शी इज़ जस्ट 13 ईयर ओल्ड, बट मना तो नहीं कर सकते। और फिर अब तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी रहती है, तो उन्हें तो कंटिन्यू देखना पड़ता है। हाँ, ऑन टॉप हम ऑफ लोग दैट बुक्स भी पढ़ने पड़ते हैं।
जी, ये बेहद आवश्यक प्रश्न है। हम सभी जानें कि हमारी जो केंद्रीय संस्था है, पूरे नेत्र विशेषज्ञों की ऑल इंडिया लेवल पे जो संस्था है, वो लगातार भारत सरकार से स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र पे पत्र लिख रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फिजिकल क्लासेस, जैसा कि हम लोग अपने बचपने में, अपने चाइल्डहुड में जैसा क्लास अटेंड किया करते थे, उसी मोड में फिर से आना है, ताकि आँखों पे जो रिफ्रैक्टिव एरर, सब चीज़ का निदान है, सब चीज़ का उपाय है। अगर ज़्यादा बच्चा स्क्रीन देखता है तो उसको विटामिन ए का सप्लीमेंट देते हुए आसपास का एम्बियंस सुधारना है, ताकि वेल इल्यूमिनेटेड रूम के अंदर बच्चा अगर उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, टीनेजर बच्चा, तो आंखों में कम दबाव पड़ेगा। और अंधेरे कमरे में या शाम के वक्त जब ज़्यादा उजाला नहीं है और केवल स्क्रीन ही उसके आँख में आ रहा है, उसके दुष्परिणाम ज़्यादा गंभीर है। बल्कि दिन के उजाले में अगर आप स्क्रीन टाइम भी देखें तो 1.5 से 2 घंटा 7 साल की उम्र के बाद, ये WHO का रिकमेंडेशन है। स्क्रीन टाइम नॉट मोर देन 1.5 आवर आफ्टर 7 ईयर्स। और WHO कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, कि 7 साल की उम्र से कम बच्चों को स्क्रीन का एक्सपोजर 0 होना चाहिए। तो हमको अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी। बड़ों को, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, छोटे छोटे बच्चों को उनके ट्रिक्स दिखाने के लिए वीडियो कॉल पर हम अपने दूर के रिश्तेदारों से लगातार बातें कराते हैं, उनका डांस दिखाते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ दिखाते हैं। ये एक कारण है, बच्चों का प्रलोभन बढ़ जाता है उस गैजेट के प्रति। अगर वो काम नहीं करें, हम केवल चुपचाप एक बच्चे का डांस रिकॉर्ड कर लिया और उसको अपने रिश्तेदारों को भेज दिया। लाइव रहना ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उससे बच्चा अलर्ट हो जाता है और उस गैजेट की तरफ लगातार एकटक देखता है। ये एक कारण है कि हम मोबाइल एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन से बचाते हुए बच्चे के हुनर को आगे बढ़ा सकते हैं, उसको अच्छा मंच प्रदान कर सकते हैं और फिजिकल मोड में अपने रिश्तेदारों को बुलाकर उसका स्टेज परफॉर्मेंस दिखाएं, उसको क्रिकेट ग्राउंड में उतारें, उसको सभी जो हमारे पुराने NCC होता था वहाँ पर ले जाएं, ताकि बच्चा फिजिकल एक्टिव भी रहे और उसके आई साइट में कोई गलत परिणाम ना आए। दैट्स रियली गुड टिप्स, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़रूरत थी। और अच्छा, इसके साथ ही मैं आप के बारे में जब मैंने देखा फेसबुक वगैरह पे और भी साइट्स पे, तो पता चला कि यू आर बिग फैन ऑफ रफ़ी साहब, लेजेंडरी रफ़ी साहब। तो ये मतलब डॉक्टर हैं और साथ में एक डॉक्टर की लाइफ में म्यूज़िक ने कैसा रोल प्ले किया? मैंने पहले ही बताया था मन की देवयानी। दृष्टि को कैसे? हाँ, तो निकट दृष्टि और दूर दृष्टि का उपचार करते करते मुझे 30 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। और मन की आंखों से देखने का नज़रिया कोरोना काल के बाद ये जागृत हुआ कि अब लोगों को केवल सुदृष्टि ही प्रदान करना है। दृष्टि का विलास तो बहुत किया, अब लोगों का दृष्टिकोण संगीत के माध्यम से ठीक करना है, क्योंकि बहुत सारे चारों तरफ देखेंगे ग्लोबल सिनेरियो में हर तरफ युद्ध की छाया है, हर तरफ नफरत की आंधी फैल रही है। तो कॉलेज के समय से ही रफ़ी साहब के देशभक्ति के गीत, रफ़ी साहब के दोस्ती के गीत और जितने भावनात्मक गीत हैं, वो हमें बहुत प्रेरणा देते थे, सुकून देते थे। इसलिए हम मोहम्मद रफ़ी साहब के एक अनुयायी हैं, उनके हम गाने सुनते हैं आज भी। और महिला गायिकाओं में सुमन कल्याणपुर और गीता दत्त की आवाज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। और लगातार गीत संगीत के माध्यम से हम अपना छोटा सा डॉक्टर्स का ही रायपुर शहर में पिछले 10 सालों से DMC, डॉक्टर्स म्यूजिकल क्लब बनाकर प्रति माह हम लोग गीत संगीत का एक महफिल सजाते हैं, जिसमें सभी चिकित्सक ही गाना गाते हैं और अपने स्वयं का सेल्फ एक तरह का म्यूजिक थेरेपी सेशन होता है। तो सर MBBS के दौरान में जो इतना प्रेशर रहता है पढ़ाई का, इन सब चीज़ों का, तो उस समय पे भी इसको कोप अप, आई मीन स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको म्यूजिक ने कैसे सपोर्ट किया? चिकित्सा में महाविद्यालय रायपुर की ये खासियत रही है कि साल में 1 महीना पूरा एनुअल डे के नाम पर गीत संगीत, ललित कला, डांस, ड्रामा, मोनो प्ले, पेंटिंग, ये सब की 1 महीने की टोटल हमारे कॉलेज में व्यवस्था रखी गई थी, ताकि हम अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो हमारे अंदर का हुनर है, उसको उजागर कर सकें। और चिकित्सा महाविद्यालय के उस मंच का मैं नमन करता हूँ, जहाँ मुझे अपने शहर में बेहतरीन दोस्त मिले, मेरे कलीग्स और मेरे टीचर्स और म्यूज़िक के डायरेक्टर्स और ड्रामा डायरेक्टर। तो गायन से पहले मैं ड्रामा करता था और कई मोनो प्ले और शॉर्ट प्ले और लॉन्ग प्ले में कॉलेज लाइफ में पार्टिसिपेट किया। और कॉलेज लाइफ में ही हम लोग तबला, हारमोनियम में कुछ गज़ल और भजन भी गाते थे। फिर उसके बाद ये सिलसिला बीच में टूट गया, क्योंकि जब मैं गवर्नमेंट जॉब में आया तो वहाँ पर मेरी पारिवारिक जिम्मेदारी, मेरी प्रशासनिक जिम्मेदारी के चलते ये दौर करीब 20 साल तक टूट गया। फिर 2010-11 के बाद से, जब से एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी का ये चलन प्रारंभ हुआ,
यूट्यूब और ब्लूटूथ के माध्यम से हम जो डिजिटल माध्यम से जुड़े, तो अचानक ही हमारे जीवन में एक नई लहर आई और हम लगातार वही पुराने गीतों को फिर से 30 साल बाद गाने और गुनगुनाने लगे। तो इससे मेडिकल कॉलेज के दौरान हमको डांस और ड्रामा और एक्टिंग के शौक ने बहुत हद तक तनाव से मुक्त रखा और ईश्वर की दया से आज की तारीख में मुझे भी कोई बीमारी नहीं है। थैंक यू। ये आप म्यूजिक के साथ में जो हीलिंग की बात कर रहे थे, तो इस पे भी आप कुछ वर्क कर रहे हैं, मैंने सुना है कि हाँ, मतलब रिलेटेड टू सम राग्स और समथिंग। ये बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जिसका जन्म वेस्टर्न म्यूजिक से पहले से ही स्थापित था, बिल्कुल। और चूंकि हमने कोई विधिवत इसका प्रशिक्षण नहीं लिया है, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ, रागों पे आधारित इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनने से, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही मैंने कोई गीत लगाया और या वो सपोज वो किशोर कुमार का गीत है, तलत महमूद का गीत है, हाँ, वोकल गीत जब आते हैं तो आदमी प्रीजुडिस हो जाता है, फोकस हो जाता है। और जब इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक उसी की आती है, जल तरंग की आवाज़, सरोद की आवाज़, उसमें ज़्यादा व्यापक असर होता है दिमाग में। राग केदार, राग ललित, दरबारी और भीम पलासी, ये 4 राग हैं जो मानसिक तनाव और अनिद्रा की स्थिति को दूर करने में, खास प्रहर पर सुनने पर ही इसका प्रभाव अच्छा दिखाई देता है। और राग भैरवी, जौनपुरी, ये सब हमारे दर्द निवारक राग हैं, क्योंकि हम सबके जीवन का दर्द से बेहद गहरा संबंध रहा है, चाहे वो हमारे शरीर में दर्द हो या कभी चोट लग गई उसका दर्द हो, या तो इमोशनल पेन या फिजिकल पेन। नट भैरवी राग सुनने से, यमन कल्याण सुनने से काफ़ी हद तक हमारे दर्द में राहत मिलती है। और सबसे कॉमन बीमारी जो चिकित्सा पेशे में है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के लिए राग कौशिक, मुल्तानी और तोड़ी राग के इंस्ट्रूमेंटल संगीत खास प्रहर में सुनने पर हमको बहुत राहत मिलती है। मींस इससे हमारा डुअल वर्क हो रहा है, एक तो हमारी आंखों पे भी स्ट्रेन नहीं पड़ता, और अदर देन दैट कोशिश यही करना है कि रेडियो फॉर्म में, केवल ऑडियो फॉर्म में वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हमारे तक पहुंचे। अगर हम आंखों को खोलकर टीवी देखने के अंदाज में फिर से आंखों को एकाग्रचित्त करते हैं, तो आंखों को रेस्ट नहीं मिलेगा। वो तो स्ट्रेन पड़ेगा पूरा। तो इसलिए जब नेत्र के डॉक्टर ही ये बोल रहे हैं कि आंखों को मूंदकर कान का उपयोग, आप टीवी भी चला रहे हैं या कोई भी माध्यम, तो भी उसमें आंख को मूंदकर केवल कानों का उपयोग, उस टीवी को आप रेडियो समझकर उसका उपयोग करें, तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से काफ़ी हद तक हमें मानसिक तनाव से राहत मिल सकती है। बिल्कुल सही बात। और आज क्योंकि आप हमारे पीछे हैं, तो आप तो रफ़ी साहब के डाई हार्ड फैन हैं, तो कौन सा गाना हमारे सामने आप रख सकते हैं? वैसे तो रफ़ी साहब के सभी गीत बेहद कर्णप्रिय और भावनाओं से जुड़े हुए हैं, पर जब उनके निधन के समय हम लोग पीएमटी की तैयारी कर रहे थे, मतलब मेडिकल कॉलेज एंट्री की, एंट्रेंस टेस्ट की, तो वही गीत रफ़ी साहब का तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, ये मेरे बेहद दिल के करीब है, क्योंकि उसी दिन से हम लोग बहुत ज़्यादा उनके गाने सुनने लगे। और एक डुएट गीत भी आपके साथ हम अवश्य गुनगुनाएंगे। बिल्कुल, इट विल बी माय प्लेजर, बिकॉज़ मैं बोलने ही वाली थी कि डुएट सॉन्ग के बिना तो मैं आज ये शो शंकर जयकिशन, हाँ, शंकर जयकिशन और कल्याण जी आनंद जी मेरे प्रिय संगीतकार हैं, और सबसे महत्वपूर्ण मदन मोहन जी और जयदेव जी, इनके भी गीत हम लोग रचे हुए संगीत को सुनते हैं, तो काफ़ी हद तक मानसिक तनाव जो प्रतिदिन का दिनचर्या में शामिल है वो दूर हो सकता है। और हम कोशिश करते हैं कि गाड़ी चलाते वक्त भी जब रेड लाल बत्ती पर, ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी मेरी रुकती है, तो शीशे डाउन करके रफ़ी साहब के आवाज़ के गीत को लाउड बजाते हैं, ताकि राइट और लेफ्ट में जो टू व्हीलर वाले खड़े हैं उनके कानों में अच्छा संगीत जाना चाहिए, उससे उनकी भी हीलिंग होती रहे, उनकी भी हीलिंग होती साइड बाय रहेगी। साइड। तो ये है कि जीवन का उद्देश्य है कि हमारे आसपास दुर्गंध दबनी चाहिए और सुगंध फैलनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं सर के पास ये गाना। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। वो बहारे, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की
नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। हाँ तुम मुझे यूं। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था जैसे कोई गुलाब होता है। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था जैसे कोई गुलाब होता है और सहारा दिया था बाहों का। वो समा किस तरह भुलाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। ओ तुम मुझे यूं। मुझको देखे बिना करार न था एक ऐसा भी दौर गुजरा है। मुझको देखे बिना करार न था एक ऐसा भी दौर गुजरा है। झूठ मानो तो पूछ लो दिल से। मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। ओ तुम मुझे यूं। बहुत ही अच्छा लगा आपके पास ये गाना सुन करके। तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे। रफ़ी साहब को तो हम लोग में से कोई भूल ही नहीं सकता। और तो मैं आज का ये शो भी नहीं भूल पाऊंगी क्योंकि ये गाना मुझे बहुत अच्छा, मतलब आपकी आवाज़ में भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वॉज सो हीलिंग एंड वंडरफुल। साहिर साहब ने बहुत ही अनोखे अंदाज में नज्म के तौर पर, इस गीत की खासियत यह है कि एक भी लाइन रिपीट नहीं है और लगातार एक धारा प्रवाह, एक चंचल नदिया की तरह ये गीत बहता हुआ चलता आ रहा है। और उसका फिल्मांकन भी बहुत ही अच्छा किया है। साहिर के बोल और जयदेव साहब का अमर संगीत, ये गीत था फिल्म हम दोनों से। अच्छा, ये हम दोनों फिल्म का सॉन्ग है? जी। रफ़ी साहब की, क्योंकि आपने मतलब इतना आप रिसर्च करते हैं, हर वक्त मैं देखती हूँ, तो कुछ हमें भी बताइए, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी जो हम में से बहुत कम लोगों को पता हो। रफ़ी साहब एक ऐसे गायक हैं जो अपने हुनर को काफ़ी आगे बढ़ाए। उन्होंने कभी भी एक्टिंग का शौक नहीं पाला। बहुत सारे हमारे गायक कलाकार, बहुत अच्छे हमारे गुणी कलाकार जैसे कि किशोर कुमार साहब, इवन तलत महमूद साहब, मन्ना डे साहब, ये सब भी कभी संगीतकार बन गए कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए नायक बन गए। तलत महमूद साहब भी एक्टिंग किए, किशोर कुमार साहब भी एक्टिंग किए, शैलेंद्र सिंह साहब एक्टिंग किए, पर रफ़ी साहब केवल गायन की विधा में आगे बढ़े और पद्मश्री से शासन ने उनको नवाजा था। हम सबका प्रयास रहेगा कि भारत सरकार उनको भारत रत्न से पुरस्कृत करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सब चाहते हैं कि ऐसा हो, बिकॉज ऐसे लेजेंड्स बार बार मिले। तो आज मेरे साथ में कौन सा डुएट? फिल्म हम दोनों का डुएट जिसे साहिर ने लिखा और जयदेव ने संगीत दिया, अभी न जाओ छोड़कर। वाह। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको इस गीत के साथ छोड़े जाती हूँ। आप सब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सर, आप हमारे शो पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड वी ऑल एंजॉयड। हम सबको इतनी अच्छी अच्छी टिप्स दी, इतना अच्छा गाइडेंस दिया, जो कि हमारे लिए हमेशा आप डे टू डे लाइफ में ज़रूरी है। एंड रफ़ी साहब के बारे में भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हमें, इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल राग को हम हीलिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बताने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। कभी न जाओ छोड़ कर, के दिल अभी
जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल भी भरा नहीं। सितारे दिल में आ उठे, सितारे दिल में आ उठे, शराब लग लगा उठे, बस मेरा मुझको टोकना, बस मेरा मुझको टोकना, ना बढ़ के राह रोकना, दिल में रंग गई अभी तो जान पाओगे कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खुद में हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के, जो रोज यूं ही जाओगी, वो किस तरह निभाओगी, ये जिंदगी की राह में, जवां दिलों की चाह में, कई मकाम आएंगे जो हमको आज़माएंगे, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार में गिला नहीं।